हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर अतुल गुप्ता जी। हेलो। हेलो डॉक्टर गुप्ता जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो। हेलो। क्या मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर गुप्ता जी? हेलो। आवाज़ आ रही है? वो रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या सवाल था? आप सेब खरीदने जाओगे शुरू करूं क्या तो गुप्ता 50 जी? रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सुंदर है। आप सेब खरीदने जाओगे 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? शुरू तब करूं फिर मैं बोला, अपनी टाक? अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती होना क्या एसटीसी कराने के लिए? साहब को जवाब को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, और उसे 100 ग्राम 100 मेरी आवाज़ पहुंच रही है गुप्ता जी? ओके। आज की इस कार्यशाला के सत्र में उपस्थित सभी लोगों को सादर नमस्कार। जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है कि इस कार्यशाला का जो टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और सहराई महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर अतुल गुप्ता
साथियों, मैं फिर से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। और डॉक्टर अतुल गुप्ता जी जो कि ऊर्जावान प्राचार्य हैं सहराई महाविद्यालय के, उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने कोविड-19 के इस संक्रमण काल में ये अद्भुत पहल की है और निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी इस ऑनलाइन वर्कशॉप से लाभान्वित होंगे। इस वर्कशॉप का जो विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसका बनता है? व्यक्ति का बनता है। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाए तो उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है? अगर हम ये देखें कि व्यक्तित्व एक्चुअली है क्या, तो व्यक्तित्व एक्चुअली क्या है कि मानव की जो मनोशारीरिक दशाएं हैं, यानी उसका मन और उसका फिजिकल बॉडी, यानी मनोशारीरिक दशाओं का ये एक तरह से एक सिस्टम है। और मन और शरीर की जो दशाएं हैं उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी से व्यक्ति क्या है, उसके जीवन में गतिशीलता आती है, मूवमेंट आता है। और इन्हीं दोनों दशाओं के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। तो मैं कुछ बातों का जिक्र यहाँ करूँगा कि व्यक्तित्व के विकास में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, किन किन चीज़ों पर जोर देने की आवश्यकता होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। एक व्यक्ति वो चाहे कोई भी हो, उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में हो नहीं सकता। उसके जैसी जो आदतें हैं वो किसी और व्यक्ति में नहीं हो सकती। यानी हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के जैसा बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम ये सजेस्ट करूँगा कि व्यक्ति को अपने जीवन निर्माण में अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने के लिए सर्वप्रथम SWOT एनालिसिस करना चाहिए, अपना स्वयं का SWOT एनालिसिस करना चाहिए। ये चीज़ जो है ये हर सिस्टम पे लागू होती है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, ऑफिस हो, व्यक्ति का अपना निजी जीवन हो। इसमें उसे अपना स्वयं का SWOT एनालिसिस करना चाहिए। SWOT यानी SWOT। तो ये जो 4 शब्द हैं, SWOT में जो S है, इससे तात्पर्य होता है स्ट्रेंथ। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो किस मामले में अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली महसूस करता है, ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये आइडेंटिफाई जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, तब तक उसे अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। जब ये आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं तो हमें उसी दिशा में अपना आगे का कार्यक्रम, आगे की रूपरेखा, आगे की स्ट्रेटजी तैयार करना चाहिए। दूसरा जो इसमें W है SWOT का, W का मतलब होता है वीकनेस। तो सर्वप्रथम हम अपना स्ट्रेंथ का पता करें कि हमारी स्ट्रेंथ किस फील्ड में है, किस दिशा में है, किस क्षेत्र में है। उसके बाद हम अपनी जो वीकनेस है, उस वीकनेस का भी पता करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम एक यहाँ छोटा सा उदाहरण लें कि कोई लोहे की जंजीर है, उस लोहे की जंजीर की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है और उसकी जो कमज़ोरी है, ये दोनों चीज़ें उसमें एक साथ होती हैं। तो किसी भी जंजीर की जो ताकत है या किसी भी संगठन की जो ताकत है, उस ताकत का जो आकलन है, उसका जो मीजरमेंट होता है, वो मीजरमेंट, अगर हम एक जंजीर का ही उदाहरण लें तो उस जंजीर में जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, वही कमज़ोर कड़ी उस जंजीर की ताकत होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो जंजीर टूटेगी तो उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, उसी कमज़ोर कड़ी से ही उसके टूटने की जो संभावनाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, वहीं पर होती हैं। तो कमज़ोर कड़ी ही ये सबसे
उस सिस्टम की ताकत होती है। तो हमें अपनी उस वीकनेस का पता करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो जब हम इन दोनों चीज़ों का हमें आकलन हो जाता है, उसके बाद तीसरी चीज़ स्वैट की जो ओ है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर। जब हमें अपनी शक्ति और हमें अपनी कमज़ोरी, इन दोनों चीज़ों का जब बोध हो जाता है, उसके बाद हमें हमारी क्षमताओं के अनुसार क्या क्या अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, क्या क्या अवसर हमारे समक्ष हैं, उन अवसरों में हमें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। हमें वहाँ पर अपने आप को साबित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद चौथा स्वैट का जो टी है, टी का मतलब होता है थ्रीट, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेज होंगे, क्या चुनौतियाँ होंगी, क्या क्या बाधाएं होंगी, कितने हमारे दूसरे लोगों के साथ उस दौरान कॉन्फ्लिक्ट होंगे, टकराव होंगे, कई मतभेद भी होंगे, कई सारी चुनौतियाँ इसमें उस समय हमारे समक्ष आती हैं। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो प्रारंभिक निर्माण उसके शिशु अवस्था के जो 1 से लेकर और 5 वर्ष होते हैं, यानी पहले से लेकर 5वें वर्ष के अंतराल में वो व्यक्ति, वो बच्चा जो भी कुछ अपने परिवार से, माता पिता से, बहन भाइयों से, उसके आसपास का जो सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश से वो जो भी सीखता है, समझता है, यानी पहले से लेकर 5 वर्ष तक उसका जो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, यह उसके ये जो व्यक्तित्व का निर्माण इन 5 वर्षों में होता है, शुरुआत 1 से लेकर 5 तक में, ये उसके संपूर्ण जीवन में कहीं न कहीं महत्व रखता है और ये उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व का बेहतर होना, व्यक्तित्व का यूनिक होना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जब हमारे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है तो ये हमें परिपक्वता लाता है, सफलता और संतुष्टि प्रदान करने में सहयोग प्रदान करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को विभिन्न विद्वानों द्वारा बताया गया है कि एक अच्छे व्यक्तित्व में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक होता है, तो इसमें सर्वप्रथम जो मेरा अपना मानना है, तो मेरा मानना ये है कि सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल का होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि बिना संचार कौशल के जब तक हम अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को न समझा पाएँ और सामने वाली व्यक्ति की बात को अगर हम ठीक से न समझ पाएँ, तो हमें चाहे कितना भी ज्ञान हो, हमारे पास कितनी भी तकनीक हो, हम उसका पूरी तरह से और सफलतापूर्वक प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे। तो संचार कौशल में या कम्युनिकेशन कौशल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं मानता हूँ, वो मैं ये मानता हूँ कि इसमें किसी न किसी कम से कम एक भाषा पर, संचार की जो भाषा है वो एक भाषा इतनी बेहतरीन होना चाहिए, उस भाषा पर पूरी पकड़ होना चाहिए। चाहे वो भाषा इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो या कोई और भाषा हो, हमें हमारी उस भाषा पर एक बेहतरीन पकड़ होना चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे और उस भाषा में हम अपनी बात को दूसरों तक रख पाएंगे। क्या होता है, कई बार बेहतर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण हम गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए भाषा का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा पॉइंट जो मैं इसमें रखना चाहूँगा वो है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारे दूसरे लोगों से परस्पर संबंध। हमारे संबंध दूसरों से बहुत बेहतर होना चाहिए, उनके साथ हमारा प्रॉपर संवाद होते रहना चाहिए, हम दूसरों की भावनाओं को समझें, वो हमारी बात को समझ सकें। तो दूसरा बिंदु ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
बहुत मायने रखती है, व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखती है। इसमें आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, या कोई और आम व्यक्ति हो सकता है जिससे हमें कभी भी संपर्क करने या समस्याओं के समाधान या समस्याओं पर डिस्कस करने में बहुत सहायता मिलती है। तीसरी जो चीज़ मैं बताऊंगा कि व्यक्तित्व विकास में व्यक्ति के अंदर समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी होना चाहिए, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कोई समस्या जब हमारे समक्ष है तो उस समस्या का हम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। तो मैं विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी जो है एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये आवश्यक नहीं है, मैं जो बात कर रहा था अभी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, तो इसमें ये आवश्यक नहीं है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो एक पीएचडी होल्डर व्यक्ति से ही हों, या डीलिट या डीएससी या बहुत बड़े जो डिग्रीधारी व्यक्ति है, नामचीन व्यक्ति है। तो आपके संबंध सभी तरह के लोगों से होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े स्किल्ड पर्सन जो बहुत ही कौशल रखते हैं वो कुछ छोटी मोटी समस्याओं का समाधान नहीं दे पाते, लेकिन एक आम व्यक्ति हमें उस समस्या का समाधान प्रदान करने में सक्षम होता है। तो इसी का एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेषकर विद्यार्थियों को। कि एक बार क्या है कि एक व्यक्ति कार से यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे, और कार से यात्रा करने के दौरान वो एक नदी के पुल से गुजर रहे थे, और उनके दुर्भाग्यवश नदी के पुल के बीचों बीच जाकर उनकी कार का एक टायर पंचर हो गया। जैसे ही कार का टायर पंचर हुआ और वो परेशान हो गए, उसके लिए वो परेशान हो गए। अब जब परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया कि स्टेपनी चेंज करने के लिए उन्होंने अपना कार की डिग्गी से जैक निकाला। जैक निकालने के बाद उन्होंने टायर के चारों नट खोले, और चारों नट खोलने के बाद जैसे ही वो टायर को बाहर की ओर निकाल रहे थे तो उनके दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि टायर के जो चारों नट थे, वो चारों नट उन्होंने जो रोड पर रखे हुए थे, वो टायर की टक्कर लगने से चारों के चारों नट नदी के अंदर गिर गए। अब वो व्यक्ति इतने परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जो है चारों के चारों जो टायर के नट थे वो नदी में गिर गए। तो नदी का पुल इतना ऊंचा था और गहरी नदी में उन नट्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अब वो बैठा सोचता रहा व्यक्ति। तभी कुछ देर में उन्हें उधर से आते हुए एक गांव का व्यक्ति जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था, वो जैसे ही आया तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये कार वाला व्यक्ति बहुत परेशान है। तो वो उनके पास गया और पास जाके बोला कि सर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो वो कार वाला व्यक्ति बोला, अरे भाई तुम क्या मेरी मदद करोगे, तुम गांव के गंवार हो, हैं भेड़ बकरियां चराने वाले। तो वो व्यक्ति बोला कि सर आप बताइए तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि मैं कुछ समाधान आपको दे दूं। तो वो कहता है कि भैया ये मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, और टायर पंक्चर होने के कारण अब चारों जो नट थे वो टायर की टक्कर लगने से नदी में गिर गए। अब मैं इस टायर को जो है स्टेपनी को कैसे कसूँ। तो वो जो व्यक्ति था जो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसने थोड़ी देर सोचा और उसने बोला कि सर एक तरकीब है। बोले क्या तरकीब है। तो वो कहते हैं आप एक काम करो साहब, आपकी गाड़ी के जो 3 टायर हैं उनमें 4-4 नट लगे हुए हैं, तो आप एक काम करिए, एक एक नट तीनों टायरों का खोल लीजिए और इसमें 3 नट लगा के और आप अपनी गाड़ी को ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए। फिर आगे जहाँ कहीं दुकान मिले वहाँ पर आप इसको जो है चारों नट जो है इसके फिर से ले लीजिए, लगवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है सुनकर दंग रह गया और कहने लगा वाह क्या बात है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक भेड़ बकरियां चराने वाले व्यक्ति के पास इस कहानी का, इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो मित्रों, मैं यही बात कह रहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना बहुत आवश्यक होती है। इसके बाद
फिर आती है अगली चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी स्वयं पर विश्वास। आपको अपने आप में किसी भी कार्य को करने के लिए, समस्या का सामना करने के लिए अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास के ऊपर भी मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़े ही संक्षेप में। तो एक बार क्या था कि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जो थे, ये हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे थे और उनकी जो यात्रा थी वो क्या काफ़ी लंबी यात्रा थी। और यात्रा लंबी होने की वजह से वो क्या है कि अपनी फ़्लाइट में बोर हो रहे थे। तो जब बोर हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी आगे वाली जो सीट थी उस सीट पर एक इंडियन यानी भारतीय व्यक्ति भी बैठे हुए थे। तो आइंस्टीन ने सोचा कि क्यों ना इस भारतीय व्यक्ति के पास जाके और कुछ टाइम पास किया जाए। तो वो आइंस्टीन उठ के उस व्यक्ति के पास गए कि भाई फ़्लाइट काफ़ी लंबी है, काफ़ी समय लगना है, तो क्यों ना अपन टाइम पास करने के लिए एक काम करते हैं, अपन एक क्विज कॉन्टेस्ट खेलते हैं कि बोले अपन एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। तो आइंस्टीन उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और अगर आपने जवाब उसका सही सही दे दिया तो मैं आपको 5,000 रुपये दूँगा। एक सही जवाब के 5,000 रुपये मैं आपको दूँगा। और आइंस्टीन उस भारतीय व्यक्ति से बोले कि जब तुम मुझसे सवाल पूछोगे और अगर मैंने जवाब बता दिया तो तुम मुझे 50 रुपये दोगे। यानी आइंस्टीन भारतीय को देंगे 5,000 रुपये और अगर भारतीय जवाब नहीं दे पाए तो भारतीय आइंस्टीन को देंगे कितने, 50 रुपये। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो इंडियन मैन ने, उन्हें पता था कि भाई ये महान वैज्ञानिक है, लेकिन उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा सर पहला टर्न आपका है। तो उस भारतीय व्यक्ति ने आइंस्टीन महोदय से कहा कि सर पहले योर टर्न फर्स्ट, आप पहले सवाल पूछिए। तो आइंस्टीन ने उस व्यक्ति से सवाल पूछा, उस भारतीय व्यक्ति से, कि आप ये बताइए कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है। तो उस व्यक्ति ने बिना कोई जवाब दिए हुए 50 रुपये निकाल के और आइंस्टीन को दे दिए, कहा आई डोंट नो। उसके बाद आइंस्टीन बोले कि अब आपकी बारी भाई। आइंस्टीन बोले भारतीय व्यक्ति से कि अब आपकी बारी है। तो भारतीय व्यक्ति ने अपना बिल्कुल तुला हुआ नपा तुला गणित लगा के और उनसे पूछा कि आप सर ये बताइए कि वो कौन सा एनिमल है जो जब पहाड़ पे चढ़ता है तो 3 टांगों से जाता है और जब पहाड़ से नीचे उतर के आता है तो 4 टांगों पे वापस आता है। आइंस्टीन उस जवाब को सुन के और काफ़ी देर सोचते रहे। उन्होंने कहा अरे लाओ मेरा लैपटॉप दीजिए, मैं नेट पर सर्च करूँगा। और सब कुछ हर जगह आइंस्टीन ने उसको सर्च करने के बाद, देखने के बाद आइंस्टीन ने कहा आई डोंट नो। और आइंस्टीन ने 5,000 रुपये निकाल के उस भारतीय व्यक्ति को दे दी। भारतीय व्यक्ति ने 5,000 रुपये चुपचाप रख लिए और आराम से वो शांति से बैठ गया। अब आइंस्टीन परेशान कहे बहन तुमने 5,000 रुपये मुझसे लेके और इतने आराम से बैठे हो, मेरा दिमाग ख़राब है कि ये सवाल का आखिर जवाब क्या है। तो बोले 5,000 ले ली, तो बोले जवाब तो दे दो। तो आइंस्टीन से वो व्यक्ति क्या करता है, भारतीय व्यक्ति 50 रुपये निकाल के आइंस्टीन को वापस दे देता है और कहता है सर आई डोंट नो। तो 50 रुपये वो उनको दे देता है। तो यानी कहने का आशय ये है कि कॉन्फिडेंस उसको था कि मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। और उन्होंने आइंस्टीन से केवल 100 रुपये देकर पहले 50 दिए, दोबारा 50 दिए और कितने कमा लिए। तो ये जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उसके बाद जो अगला व्यक्तित्व विकास के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए वो होता है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी से हमारा जो आशय है, एडेप्टेबिलिटी यानी हम जिस माहौल में हैं, हम जिस भी माहौल में हैं, पुराने नए, उस माहौल के अनुसार, उस माहौल की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडेप्ट कर सकें, अपने आप को ढाल सकें, अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो एडेप्टेबिलिटी होना बहुत आवश्यक है। जब भी आप किसी नए परिवेश में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे,
तो उस स्थिति में आपके अंदर उस माहौल में उस तरह के क्रियाकलापों में ढल जाने व उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद एक और जो क्वालिटी पर मैं चर्चा करूँगा वो है लीडरशिप, यानी नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। व्यक्ति को अगर अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तो अब लीडरशिप एक्चुअली होती क्या है? लीडरशिप एक्चुअली क्या है? एबिलिटी टू गाइड पीपल, यानी लोगों को निर्देशित करने, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने की एक कला है, क्षमता है। तो जब व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है तो वो लीडर दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, उनकी सहायता कर सकता है, और जो भी साझा गोल है लोगों के द्वारा, एक टीम के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को निर्धारित प्राप्ति में लीडर अपना बहुत योगदान देता है। अब मैं कुछ उन तकनीकों पर चर्चा करना चाहूँगा जिनके द्वारा मैंने ये जो क्वालिटीज़ बताई थी कि व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए, व्यक्तित्व विकास के निर्माण में ये बातें होना बहुत आवश्यक है। तो इन बातों की प्राप्ति की दिशा में हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए या किन किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो इसमें कई लोगों ने अनेक तरीके बताए हैं, मैं कुछ 7-8 तरीक़ों पर बात करूँगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला पॉइंट है कि ओवरकम फियर्स, यानी जो हमारे अंदर डर है, सबसे बड़ी हमारे विकास में, व्यक्तित्व के निर्माण में, जीवन में आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ा कारक होता है वो क्या होता है? डर होता है। जब तक हम डर पर विजय नहीं पाते, जब तक हमारे मन से डर नहीं निकल जाता, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डर को सबसे पहले हमें निकालना होगा। जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा घबराहट होती है, भय महसूस होता है, तो मेरा ये मानना है कि उस भय पर सबसे पहले अटैक करना चाहिए, उस चीज़ के पीछे पड़ जाना चाहिए कि ये आखिर हमें इससे डर क्यों लगता है। बेसिकली होता क्या है कि जो डर है, ये डर हमारी मानसिक दशा के कारण होता है, यानी और वो मानसिक दशा का जो योगदान होता है वो कितना होता है? केवल 5%। यानी जो डर होता है वो केवल कितना होता है? 5%। और जो 95% है वो हमारी मनोदशा के कारण होता है, हमारी जो मनोशारीरिक दशा है उसके कारण ये भय होता है। तो इस भय को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोगों से मिलना चाहिए, अपनी एक टीम बनाना चाहिए, दोस्तों के साथ मीटिंग्स करें, आप अपने विचार रखें, डिस्कस करें, उनकी फीडबैक लें, तो इससे काफ़ी हद तक अपने आप में कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम भय को अवश्य यहाँ से अपने मन से निकालें। दूसरी चीज़ जो है वो है रीडिंग, पढ़ाई। पढ़ना अवश्य चाहिए हमें निरंतर। महापुरुषों द्वारा लिखी गई किताबें हैं, आज के समय में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं कि कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें, हम किन किन किताबों को पढ़ें, हम इस सब पर बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। और इसी की एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि 12th फेल जो एक पुस्तक है जो कि उन पर लिखी गई है, एक IPS हैं, श्री नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, मनोज शर्मा जी। उसमें उनके पूरे संघर्ष की कहानी है जिसमें उन्होंने डर को भी ओवरकम किया गया है। उनकी अगर आप ये पढ़ेंगे किताब, उनके पूरे जीवन पर लिखी गई है ये किताब, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें इन चीज़ों का समाधान मिलेगा, है ना। तो किताबें अवश्य पढ़ना चाहिए, इससे नई चीज़ें मिलती हैं, हमें नए विचार सीखने को मिलते हैं, हमें सोचने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि लर्न समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ हमें नया पढ़ते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस समय जो टेक्नोलॉजी आती है, जैसे हम अभी कहते हैं पूरा डिजिटल युग है,
कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना, नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सब चीज़ों जो भी कुछ नया आता है, कुछ भी जो है क्रिएटिव, इसमें नए आइडियाज़ हैं, नई आइडियोलॉजी है, नए विचार हैं, ये हमें हमेशा कुछ नया भी सीखना चाहिए। पुराने के साथ साथ बेसिक चीज़ें तो सीखना ही चाहिए, उसके साथ करंट में जो है, जो भी हमारे परिप्रेक्ष्य में है, वर्तमान में है, वो भी हमें नया बिल्कुल पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद चौथी बात जो मैं कहूँगा कि आस्क फॉर फीडबैक, यानी जैसे मैं अभी अपनी बात आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता जी से फीडबैक चाहूँगा, आप सभी से मैं फीडबैक चाहूँगा कि भाई जो बात मैंने अभी आपके समक्ष रखी है, ये बात आप लोगों को कहाँ तक उपयोगी लगी, इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा कि क्रिएटिव था या नहीं था, या लेक्चर बोरिंग था, बात जो मैंने रखी बोरिंग थी या बहुत अच्छी थी, घटिया थी, तो ये हमें ज़रूर फीडबैक लेना चाहिए। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई व्यक्ति, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी मंच से आप बोल रहे हैं, किसी योजना की रणनीति बना रहे हैं, जब भी आप अपने विचार व्यक्त करें तो उसकी फीडबैक लें कि लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट गया, क्या प्रभाव गया है, लोगों की क्या इसमें राय है, वो कितना पॉजिटिव व्यू आपकी इस बात के पीछे रखते हैं, कितना नेगेटिव व्यू रखते हैं। तो ये फीडबैक लेना भी बहुत आवश्यक होता है। पांचवी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, ऑब्ज़र्व अदर्स, यानी दूसरे लोगों को भी हम ऑब्ज़र्व करें, उनको देखें। जो हमारे आसपास जो भी आपके सहपाठी हैं, कुलीग्स हैं, मित्र हैं और भी विद्वान लोग हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो अपना काम किस तरह से करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, क्या उनका रूटीन है, ये हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और उसमें जो भी ऑब्ज़र्वेशन हमें लगता है पॉजिटिव लगता है और आपको ऐसा लगता है कि उसका अनुसरण करना चाहिए, तो बिल्कुल उसका अनुसरण करना चाहिए और उससे निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी अच्छी बातें दूसरों से सीखने को मिलती हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जिसको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। जो बात मैंने पहले कही थी कि इंटर पर्सनल रिलेशनशिप और नेटवर्क, ये चीज़ें आपस में मेल करती हैं, क्योंकि जितना आपका विस्तृत नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा फील्ड्स के जो व्यक्ति हैं, फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ आपका जितना रिलेशनशिप होगा, उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको त्वरित गति से और कम समय में अधिक से अधिक जानकारियाँ आपके समक्ष उपलब्ध होंगी। और ये नेटवर्किंग आपको कई सारी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए ये उपयोगी होंगे। क्योंकि जब भी मैं अगर अपनी स्वयं की बात कहूँ, जब भी कई बार ऐसे मसले आ जाते हैं कि उनके बारे में हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो हम निश्चित तौर पर हमारा जो नेटवर्क है, जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उन एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, कभी वरिष्ठ अधिकारियों से लेते हैं तो कभी तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेते हैं। और निश्चित तौर पर जब भी हमने अपने नेटवर्क का उपयोग किया, हमें सफलता ही हमेशा हाथ लगी है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आज की इस भागदौड़ में, ज़िंदगी की ये भागदौड़ इतनी है, और वैसे भी आज के समय में जो कोरोना संक्रमण है, इसने संपूर्ण विश्व की जो जीवन रेखा है, जो जीवन पद्धति है, उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सारे सिस्टम्स जो है डिस्टर्ब पड़े हुए हैं, समय जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी चिंताएं होती हैं, मन में स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मेडिटेशन, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मेडिटेशन या ध्यान जिसको हम कहते हैं, ध्यान लगाना काफ़ी उपयोगी होता है। हम जब भी मेडिटेशन अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी दिमाग पे, मन पे, मस्तिष्क पर जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस से, चिंताओं से, इन चीज़ों से हमें काफ़ी हद तक शांति प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी कार्य संपादित करने के लिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक होता है, तभी हम उसमें सही निर्णय ले पाते हैं और सही रणनीति अपना पाते हैं। नेक्स्ट जो है
कि जब भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी समस्या में हैं या निर्णय स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें मैं एक अंतिम चीज़ जो सजेस्ट करूँगा, वो वो बात ये है कि हम अपने लिए एक मेंटर रखें। हम एक मेंटर की सलाह लें, एक सलाहकार अपने पास रखें जो समय समय पर हमें उचित सलाह प्रदान कर सके, उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। ये मेंटर कोई भी विशेषज्ञ व्यक्ति हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। जैसा मैंने अभी उस कार वाली कहानी में सुनाया था आपको, तो ये आवश्यक नहीं है। मेंटर हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप में क्या है, परिपूर्ण नहीं होता है, सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में तो कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट होना संभव नहीं है। इसलिए मेरी ये राय है कि हम अपने लिए एक मेंटर रखें। आवश्यक होने पर यदि आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम एक सलाहकार, एक मेंटर अपने लिए रख सकते हैं, और ये मेंटर हमें उचित सलाह प्राप्त कर सकते हैं मेंटर से। तो ये सब वो बातें हैं जिनसे अगर हम इन पर विचार करें, गौर करें, तो निश्चित तौर पर हमारे व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और व्यक्तित्व में निखार आता है। हम हर क्षेत्र में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं और अपना लोहा मनवा सकते हैं। आज के इस वर्कशॉप का जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये तो बात हुई इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम आज के इस कोविड-19 के दौर को देखें, तो इस दौर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। तो ये जो दौर है, जैसे अभी ये हमारा ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो ये हमारा वर्कशॉप चल रहा है, तो ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो आज के क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर ऐसे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इवेंट्स ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हो रही हैं, बहुत सारे सेमिनार्स, मीटिंग्स, यानी कि गवर्नमेंट की भी मीटिंग्स, हमारी सरकारें भी मीटिंग्स जो है कोविड-19 के कारण ऑनलाइन सारी मीटिंग्स चल रही हैं। तो ऐसी दशा में ये जो कैरियर का ये जो फील्ड है ना, ये जो कैरियर का फील्ड है जिसको मैं कह रहा हूँ डिजिटल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐप्स का यूज, बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि आप इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में आपको इस समय अवसर बिल्कुल सुलभ हो सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की इस समय बहुत आवश्यकता है। क्योंकि फिजिकली हम मीटिंग भी आयोजित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैटर है बहुत ज़रूरी है। तो उससे बचने का, वायरस से बचने का तरीका क्या है कि हम उस वायरस के संपर्क में ही ना आएँ, और उसका तरीका क्या है कि जब संपर्क में नहीं आए तो हम डिजिटली ये काम करें, ऑनलाइन ये काम करें, ऑनलाइन इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, ऑनलाइन डिस्कस करें। आजकल ये सब चीज़ फैसिलिटी है। तो ये एक अवसर है ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में आजकल विद्यार्थी हमारे ये इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छा अवसर होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर अतुल गुप्ता जी और आज के कार्यक्रम में जो भी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय और जो भी मंचासीन इस कार्यक्रम में आज की सहभागिता कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हुए, उन सभी को प्रणाम करते हुए और डॉक्टर अतुल गुप्ता जी को बधाई देते हुए, उन्होंने निश्चित तौर पर ये सराहनीय कार्य किया है। मैं प्रशंसा करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपने इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।